True Tales Now. 11 सितंबर 2001 एक ऐसी तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका पर एक ऐसा हमला हुआ जिसने न सिर्फ उस देश को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज हम इसी घटना की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर 9/11 एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया बदल दी के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं और हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए इस कहानी के सबसे जरूरी पहलुओं को समझना। यह हमला क्यों हुआ, इसके पीछे कौन था और क्या ये सिर्फ आतंकवाद की कहानी है या इसमें और भी परतें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर इस जटिल और दर्दनाक कहानी के ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, कि 9/11 कोई अचानक आसमान से टपकी घटना नहीं थी। इसके पीछे सालों का इतिहास, बदलती हुई दुनिया और कह सकते हैं गहराता हुआ गुस्सा था। 1990 का दशक वो दुनिया के लिए एक बड़े बदलाव का दौर था। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर वो खत्म हो रहा था। बिल्कुल। सोवियत संघ जो दशकों तक अमेरिका का मुख्य प्रतिद्वंदी रहा, वो बिखर चुका था। दुनिया अब एक ध्रुवीय यूनिपोलर बनती दिख रही थी, जिसमें अमेरिका अकेली महाशक्ति सुपर पावर के तौर पर उभरा था। उसकी सैन्य और आर्थिक ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। लग रहा था कि शायद अब शांति का एक नया दौर शुरू होगा। हाँ, उम्मीद तो यही थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब कोई एक ताकत इतनी हावी हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ नाराजगी भी पनपने लगती है। स्रोत बताते हैं कि यह विगुद खास तौर पर मध्य पूर्व में जोर पकड़ रहा था। अमेरिका की किन नीतियों से यह गुस्सा भड़क रहा था? हाँ, स्रोत के मुताबिक मध्य पूर्व में अमेरिका विरोधी भावनाएं कई वजह से बढ़ रही थीं। पहली बड़ी वजह थी सऊदी अरब में अमेरिकी फौजी अड्डों की मौजूदगी। देखिए, इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना सऊदी अरब में है ना? हाँ, बिल्कुल। तो कई कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए अमेरिकी सैनिकों की वहां मौजूदगी वो इस्लाम की पवित्र धरती का अपमान थी। अच्छा, ये एक बड़ा कारण था। के साथ सरासर नाइंसाफी मानते थे। उन्हें लगता था कि अमेरिका इजराइल के जरिए इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। और तेल का मुद्दा भी था शायद। हाँ, बिल्कुल। तीसरी वजह थी ये धारणा कि अमेरिका मध्य पूर्व के तेल के विशाल भंडारों पर कब्जा करना चाहता है और वहां की सरकारों को अपने इशारों पर नचाता है। ये सारी बातें मिलकर, आप समझ सकती हैं, एक विस्फोटक मिश्रण तैयार कर रही थीं। और इसी गुस्से और विरोध की जमीन पर वो विचारधारापन भी, जिसे हम कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। ये भावनाएं एक बड़े टकराव का मंच तैयार कर रही थीं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में, या कहें कि इस अमेरिका विरोधी लहर के एक बड़े चेहरे के तौर पर एक नाम उभरता है, उसामा बिन लादेन। कौन था ये शख्स जिसका नाम 9/11 से इतना गहरा जुड़ा है? ओसामा बिन लादेन 1957 में सऊदी अरब के एक बेहद अमीर और प्रभावशाली परिवार में पैदा हुआ। उसके पिता मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, जिसके सऊदी शाही परिवार से भी नजदीकी संबंध थे। काफी रसूखदार परिवार बहुत ज्यादा। ओसामा ने अच्छी तालीम हासिल की। कुछ स्रोत इंजीनियरिंग की पढ़ाई का भी जिक्र करते हैं, लेकिन उसका झुकाव धर्म और जिहादी विचारधारा की तरफ ज्यादा हो गया। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है जो थोड़ी विरोधाभासी भी लगती है। 1980 के दशक में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, तब यही ओसामा बिन लादेन अमेरिका के लिए एक तरह का सहयोगी था। कम से कम उसके हित साध रहा था। हाँ, ये बात सही है। ये शीत युद्ध का दौर था। अमेरिका चाहता था कि सोवियत सेना अफगानिस्तान में फंस जाए और उसे वियतनाम जैसा सबक मिले। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सऊदी अरब के साथ मिलकर अफगान लड़ाकों, जिन्हें मुजाहिदीन कहा गया, उनको हथियार और पैसा दिया। और ओसामा इसमें शामिल था? बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन भी इसी लड़ाई में शामिल हो गया। उसने अपनी दौलत और संपर्कों का इस्तेमाल अरब देशों से लड़ाके बुलाने और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए किया। उस वक्त अमेरिका और ओसामा के हित एक थे, सोवियत संघ को हराना। लेकिन फिर कहानी पूरी तरह पलट गई। 1989 में सोवियत सेना अफगानिस्तान से निकल गई और उसके बाद ओसामा का निशाना अमेरिका बन गया। ये बदलाव क्यों आया? जो कल तक एक तरह से साथ थे, वो दुश्मन कैसे बन गए? स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे कई वजह थीं। सोवियत संघ के जाने के बाद ओसामा की नज़र में अब अमेरिका ही इस्लाम और मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन था। 1991 का पहला खाड़ी युद्ध वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था। हाँ,
तब सऊदी अरब ने अपनी हिफाजत के लिए अमेरिकी सेना को अपनी जमीन पे बुला लिया। उसामा के लिए ये मतलब नाकाबिले बर्दाश्त था। उसे लगा कि अमेरिका अब हमेशा के लिए पवित्र धरती पर जम गया है। अच्छा। इसके अलावा इजराइल को अमेरिकी समर्थन, फिलिस्तीनियों की हालत और इराक पर लगे प्रतिबंधों से आम लोगों की कथित तकलीफें, इन सब ने उसके अमेरिका विरोधी नजरिए को और मजबूत किया। और इसी पृष्ठभूमि में 1988 के आसपास ओसामा बिन लादेन ने एक संगठन बनाया, अल-कायदा। इसका क्या मतलब था और शुरू में इसका मकसद क्या था? अल-कायदा अरबी में इसका मतलब होता है द बेस, यानी आधार। स्रोत के अनुसार शुरुआत में इसका मकसद दुनिया भर के मुस्लिम नौजवानों को जिहाद के लिए ट्रेनिंग देना था और उन्हें अलग अलग संघर्षों जैसे बोस्निया या चेचन्या में भेजना था। तो शुरू में फोकस वैश्विक जिहाद था, किसी एक देश पर नहीं। हाँ, एक तरह से। लेकिन खाड़ी युद्ध के बाद इसका फोकस पूरी तरह बदल गया। अब अल-कायदा का मुख्य निशाना अमेरिका, उसके नागरिक, उसके दूतावास, उसके फौजी ठिकाने और दुनिया भर में फैले उसके हित बन गए। साथ ही अमेरिका के सहयोगी देश भी निशाने पर आ गए। ओसामा ने अमेरिका के खिलाफ एक तरह के वैश्विक जिहाद का ऐलान कर दिया था। और ये सिर्फ बातें नहीं थी। अल-कायदा ने 90 के दशक में कई बड़े हमले करके अपनी मौजूदगी और इरादे जाहिर भी कर दिए थे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। 1993 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ही पहली बार एक ट्रक बम से हमला हुआ था। हालांकि वो टावरों को गिराने में नाकाम रहा। पहला हमला भी वहीं। हाँ, फिर 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर लगभग एक साथ बम धमाके हुए, जिनमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए। और 2000 में यमन के पास अमेरिकी नौसेना के जहाज यूएसएस कोल पर एक आत्मघाती हमला हुआ। ये हमले दिखा रहे थे कि अल-कायदा की पहुंच और क्षमता बढ़ रही है। हर हमले के बाद बिन लादेन अमेरिका को धमकियां देता था। तो क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसियां जैसे CIA या FBI इस खतरे को ठीक से समझ नहीं पाई, या उनके बीच मतलब तालमेल की कमी थी? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? ये एक अहम सवाल है। स्रोत इशारा करते हैं कि शायद इन शुरुआती हमलों के बावजूद अमेरिकी खुफिया तंत्र अल-कायदा की अमेरिका की धरती पर इतने बड़े और विनाशकारी हमले करने की क्षमता और उसके पक्के इरादे को पूरी तरह से भांप नहीं पाया था। शायद उसे कम आंका गया। हो सकता है, या शायद अलग-अलग एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करने में भी कमियां थीं। बिन लादेन को शायद एक दूर बैठे आतंकवादी सरगना के तौर पर देखा जा रहा था, जिसकी सीधी पहुंच अमेरिकी जमीन तक सीमित मानी जा रही थी। ये आकलन बाद में बहुत महंगा साबित हुआ। तो ये थी वो पृष्ठभूमि जिसमें 9/11 की साजिश तैयार हुई। अब आते हैं उस असल योजना पर जिसने दुनिया को दहला दिया। ये योजना किसने बनाई और ये कितनी खतरनाक थी? जैसा कि बाद की जांचों से पता चला और जिसका जिक्र स्रोत में भी है, इस योजना के मुख्य कर्ता धर्ता उसामा बिन लादेन और उसका एक करीबी साथी खालिद शेख मोहम्मद, जिसे KSM भी कहते हैं, वो थे। KSM ने ही कथित तौर पर यात्री विमानों को मिसाइल की तरह इस्तेमाल करने का आइडिया दिया था। प्लान बेहद दुस्साहसी और क्रूर था। हाँ, दुस्साहसी तो था ही। प्लान ये था कि अमेरिका की आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक ताकत के सबसे बड़े प्रतीकों पर एक ही सुबह एक साथ हमला किया जाए। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स मतलब आर्थिक ताकत का प्रतीक। हाँ। वॉशिंगटन DC में पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय मतलब सैन्य ताकत। ठीक है। और शायद व्हाइट हाउस या अमेरिकी संसद भवन कैपिटल हिल यानी राजनीतिक ताकत को निशाना बनाना था। और हथियार कोई बॉम्ब या मिसाइल नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसा जिसका इस्तेमाल इस तरह से शायद ही किसी ने सोचा हो। हाँ, हथियार थे आम नागरिकों से भरे यात्री हवाई जहाज। योजना ये थी कि अमेरिका की घरेलू लंबी दूरी की उड़ानों वाले बड़े विमानों को उड़ान भरने के बाद हाईजैक किया जाए। फिर अपहरणकर्ता, जिनमें कुछ पायलट ट्रेनिंग लिए हुए थे, विमानों को कंट्रोल करके उन्हें सीधे टारगेट इमारतों से टकरा दें। और इसके लिए लोग भी चुने गए थे? जी, 19 अपहरणकर्ता चुने गए, जिनमें ज्यादातर सऊदी अरब के नागरिक थे। कई ने तो अमेरिका में रहकर ही छोटे स्कूलों से पायलट ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने बड़ी सावधानी से महीनों तक इसकी तैयारी की। तो अब हम उस सुबह पर आते हैं, 11 सितंबर 2001। एक आम मंगलवार की सुबह। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, मौसम साफ था, किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है।
घटनाओं का सिलसिला सुबह जल्दी ही शुरू हो गया था। सुबह 5:45 बजे के करीब 2 अपहरणकर्ता पोर्टलैंड मेन से बॉस्टन के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं। सुबह 7:15 बजे तक सभी 19 अपहरणकर्ता 3 अलग-अलग एयरपोर्ट्स बॉस्टन, वॉशिंगटन डलेस और न्यूयॉर्क से अपनी 4 निर्धारित उड़ानों में सवार हो चुके थे। 4 उड़ानें। हाँ, 4 उड़ानें। ये सभी लंबी दूरी की थीं। बॉस्टन से लॉस एंजलिस जाने वाली अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 और यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 1775। वॉशिंगटन डलेस से लॉस एंजलिस जाने वाली अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 और न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93। और लंबी दूरी की उड़ानें होने का मतलब था कि उनमें ईंधन बहुत ज्यादा भरा हुआ था। बिल्कुल, हजारों गैलन जेट फ्यूल। जब ये विमान इमारतों से टकराए तो ये फ्यूल एक तरह के आग के गोले में बदल गया। इसने भीषण आग लगाई और स्टील के ढांचे को कमजोर कर दिया। ये शायद साजिश का ही हिस्सा था कि ज्यादा फ्यूल वाले विमान चुने गए। अब वो घटनाएं शुरू होती हैं जिन्होंने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। सबसे पहले अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11। सुबह 8:14 पर फ्लाइट 11 बोस्टन से उड़ती है। कुछ ही मिनटों में अपहरणकर्ता कॉकपिट पर कब्जा कर लेते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट गुप्त रूप से एयरलाइन को बताती हैं कि कॉकपिट से संपर्क टूट गया है और कुछ लोगों को चाकू मारा गया है, शायद बॉक्स कटर जैसे छोटे चाकू। बॉक्स कटर मतलब सामान्य चीजें जो प्लेन में ले जाई जा सकती थी उस समय। हाँ, तब सुरक्षा इतनी कड़ी नहीं थी। सुबह 8:24 पर एक अपहरणकर्ता मोहम्मद अट्टा, उसका संदेश गलती से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पहुंच जाता है। हमारे पास कुछ प्लेन हैं, एयरपोर्ट वापस जा रहे हैं। एटीसी समझ जाता है कि विमान हाईजैक हो गया है। विमान न्यूयॉर्क की तरफ मुड़ जाता है। और फिर सुबह 8:46 पर इतिहास बदल गया। फ्लाइट 11 पूरी रफ्तार से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर यानी WTC-1 के ऊपरी हिस्से से जा टकराई। विमान में सवार सभी 92 लोग मारे गए। टावर के अंदर सैकड़ों, शायद हजारों लोग ऊपरी मंजिलों पर फंस गए। नीचे आने के रास्ते बंद हो गए। शुरुआत में तो बहुत भ्रम था। न्यूज चैनल इसे एक भयानक हादसा बता रहे थे, शायद किसी छोटे प्लेन की टक्कर। हाँ, शुरू में किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। लेकिन ये भ्रम ज्यादा देर नहीं रहा। सिर्फ 17 मिनट बाद सुबह 9:03 पर दूसरी हाईजैक की गई उड़ान यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 न्यूयॉर्क के आसमान में दिखाई दी और सीधे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर WTC-2 से जा टकराई। इस विमान में 65 लोग सवार थे। और ये टक्कर ये दुनिया भर के टीवी कैमरों पर लाइव हुई। अब कोई शक नहीं था, ये एक सोचा समझा समन्वित हमला था। बिल्कुल, अब साफ हो गया था कि अमेरिका पर हमला हो रहा है। न्यूयॉर्क के सदमे से दुनिया उभर भी नहीं पाई थी कि वॉशिंगटन DC से खबर आई सुबह 9:37 पर। तीसरी हाईजैक की गई उड़ान अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77, जिसे वॉशिंगटन डलस से हाईजैक किया गया था, उसे अपहरणकर्ताओं ने वापस वॉशिंगटन की ओर मोड़ा और उसे पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की इमारत से टकरा दिया। पेंटागन से? हाँ, विमान में सवार सभी 64 लोग और पेंटागन में काम कर रहे 125 कर्मचारी मारे गए। ये सीधे अमेरिकी सैन्य ताकत पर हमला था। आर्थिक प्रतीक के बाद अब सैन्य प्रतीक। साजिश का दायरा और दुस्साहस साफ था। जी बिल्कुल, अब डर और बढ़ गया था। और चौथी उड़ान यूनाइटेड फ्लाइट 93, उसकी कहानी थोड़ी अलग है। उसे भी सुबह 9:28 के आसपास हाईजैक कर लिया गया था। हाँ, लेकिन इस विमान पर कुछ अलग हुआ। यात्रियों ने फोन के जरिए, एयरफोन के जरिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए हमलों की खबर पाली थी। उन्हें पता चल गया था बाहर क्या हो रहा है। हाँ, उन्हें समझ आ गया कि उनका विमान भी एक आत्मघाती मिशन पर है। शायद वॉशिंगटन DC की तरफ जा रहा है, हो सकता है व्हाइट हाउस या कैपिटल बिल्डिंग निशाने पर हो। और उन्होंने लड़ने का फैसला किया। ये वाकई असाधारण है। बिल्कुल, यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने मिलकर योजना बनाई और कॉकपिट पर धावा बोल दिया। लेट्स रोल, ये उनका नारा बन गया। जबरदस्त संघर्ष हुआ होगा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चलता है सुबह 10:03 पर फ्लाइट 93 पेंसिल्वेनिया के शैंक्सविल के पास एक खेत में क्रैश हो गई। तो वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। नहीं, माना जाता है कि यात्रियों के इस प्रतिरोध ने विमान को उसके असली टारगेट तक पहुंचने से रोक दिया। उन यात्रियों और क्रू की बहादुरी ने अमेरिका को एक और बड़ी तबाही से बचा लिया। वो नायक बन गए। फ्लाइट 93 के सभी 44 लोग मारे गए, अपहरणकर्ताओं समेत, लेकिन उन्होंने एक और हमले को रोक दिया। हाँ, उनकी कहानी साहस की मिसाल बन गई। तो सुबह 10:15 बजे तक अमेरिका पर 4 हमले हो चुके थे, लेकिन न्यूयॉर्क में ग्राउंड जीरो पर
तबाही का सबसे भयानक मंजर अभी बाकी था। जैसे ही हमलों की खबर फैली, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आसपास अफरा तफरी मच गई। हजारों लोग सड़कों पर थे, भाग रहे थे, अपनी आंखों से उन जलते हुए टावरों को देख रहे थे। टावरों की ऊपरी मंजिलों पर फंसे हजारों लोगों की हालत बहुत भयानक थी। रास्ते बंद थे, धुआं और गर्मी बढ़ती जा रही थी। लोग खिड़कियों से मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उस वक्त के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग वो सुनने में बहुत मुश्किल हैं। लोग अपने प्रियजनों को आखिरी अलविदा कह रहे थे। और शायद सबसे दिल तोड़ने वाले दृश्य वो थे जब कुछ लोगों ने धुएं और आग से बचने के लिए हताशा में टावरों से छलांग लगा दी। ये दृश्य लाइव टीवी पर देखे गए और उस दिन की भयावहता का प्रतीक बन गए। हाँ, वो बहुत ही भयानक था। इसी बीच न्यूयॉर्क के हजारों फायर फाइटर्स, पुलिस वाले और दूसरे बचावकर्मी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उन जलती हुई इमारतों में घुस गए, फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए। उनका मकसद सिर्फ लोगों को बचाना था। शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्टील और कंक्रीट की ये विशाल इमारतें ढह भी सकती हैं। नहीं, उस वक्त शायद ये कल्पना से परे था। उन्होंने अविश्वसनीय साहस दिखाया। भारी सामान के साथ दर्जनों मंजिलें चढ़ीं, लोगों को बाहर निकाला। कई तो ऊपर जाते हुए ही फंस गए और कभी वापस नहीं आ सके। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। सुबह 9:59 पर साउथ टावर WTC-2, जिस पर दूसरा विमान टकराया था, वो अचानक ढह गया। कूले 110 मंजिला इमारत कुछ ही सेकंड में मलबे और धूल के एक विशाल बादल में बदल गई। ये भयानक दृश्य लाइव टीवी पे देखा गया। अनुमान है कि उस वक्त भी सैकड़ों लोग, बचावकर्मी और आम नागरिक टावर के अंदर थे। सड़कों पर धूल का जबरदस्त तूफान आ गया। सिर्फ 56 मिनट टिका वो टावर हमले के बाद। हाँ, इसके आधे घंटे बाद सुबह 10:28 पर नॉर्थ टावर WTC-1, जिस पे पहला विमान टकराया था और जो ज्यादा देर से जल रहा था, लगभग 1 घंटा 42 मिनट, वो भी उसी तरह ढह गया। वो भी गिर गया। हाँ, इसमें फंसे लोगों की संख्या शायद और भी ज्यादा थी, अनुमानतः 1400 से अधिक। सिर्फ 102 मिनट के अंदर न्यूयॉर्क की शान ट्विन टावर्स हमेशा के लिए मलबे के ढेर में बदल गए। ग्राउंड जीरो पर तबाही और मौत का मंजर था। इस पूरी तबाही में कुल कितने लोगों की जानें गईं? आंकड़ा क्या है? 9/11 के हमलों में कुल मिलाकर लगभग 3000 निर्दोष लोग मारे गए। इसमें चारों विमानों के यात्री, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में मारे गए लोग शामिल हैं। 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए। 3000 जाने एक ही सुबह में। हाँ, और मरने वालों में सिर्फ आम नागरिक नहीं थे। हाँ, आपने बचाव कर्मियों का जिक्र किया था। जी, मरने वालों में न्यूयॉर्क के 343 फायर फाइटर्स, 23 NYPD पुलिस अधिकारी और 37 पोर्ट अथॉरिटी पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। ये वो लोग थे जो दूसरों को बचाने गए थे। बचाव कार्य में इतना बड़ा बलिदान शायद ही पहले कभी देखा गया हो। स्रोत ये भी बताते हैं कि मरने वाले 90 से ज्यादा देशों के नागरिक थे। ये वाकई एक वैश्विक त्रासदी थी। पूरी दुनिया से लोग वहां थे। हाँ, बिल्कुल। दुनिया भर में लोगों ने ये सब लाइव देखा। टावरों का गिरना, भगते लोग, धुआं। ऐसा लगा जैसे सब कुछ बिखर रहा हो। बिल्कुल। जैसा कि एक पत्रकार ने बाद में कहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सभ्यता ढह रही हो। ये सिर्फ अमेरिका पर हमला नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए गहरा सदमा था। इसने लोगों के मन में एक डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी जो शायद आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका सदमे में था, गम में था, लेकिन साथ ही गुस्से में भी था। अब सवाल यह था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इस हमले का जवाब कैसे देगी। उसी रात 11 सितंबर 2001 को राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने देश को संबोधित किया। उनके भाषण ने आने वाले वक्त की दिशा तय कर दी। हाँ, उनका संदेश बहुत सख्त और साफ था। उन्होंने कहा कि ये हमले कायरतापूर्ण आतंकवादियों ने किए हैं और अमेरिका इन हमलों के पीछे के लोगों और उन्हें पनाह देने वालों में कोई फर्क नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और सजा देंगे। विलनी। ये एक तरह से आतंक के खिलाफ युद्ध, वॉर ऑन टेरर का ऐलान था। दुश्मन की पहचान भी जल्दी हो गई। हाँ, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बहुत जल्दी हमलों के लिए अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को जिम्मेदार ठहरा दिया। सबूत साफ थे। हाँ,
अमेरिका ने तुरंत अफगानिस्तान पर शासन कर रहे तालिबान पर दबाव डाला, क्योंकि तालिबान ने ही बिन लादेन और अलकायदा को पनाह दे रखी थी। हाँ, अमेरिका ने बिन लादेन को सौंपने की मांग की तालिबान ने ये मांग ठुकरा दी। इसके बाद सैन्य कार्रवाई लगभग तय हो गई। और अमेरिका ने बहुत तेजी से कदम उठाया। 7 अक्टूबर 2001 को हमलों के 1 महीने से भी कम समय में अमेरिका और उसके सहयोगियों, मुख्य रूप से ब्रिटेन, ने अफगानिस्तान में तालिबान और अल-कायदा के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इसे ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम नाम दिया गया। जमीनी लड़ाई में अमेरिका ने तालिबान विरोधी नॉर्दर्न अलायंस का साथ दिया। और नतीजा क्या रहा शुरू में? कुछ ही हफ्तों में तालिबान सरकार गिर गई। अल-कायदा के ट्रेनिंग कैंप तबाह हो गए, लेकिन बिन लादेन और तालिबान का मुखिया मुल्ला उमर पकड़ में नहीं आए। वो भाग निकले, शायद पाकिस्तान के कबायली इलाकों में। और ये युद्ध जो शायद जल्दी खत्म होने की उम्मीद थी, वो 2 दशकों तक खिंच गया। हजारों अमेरिकी और अफगान जाने गईं, खरबों डॉलर खर्च हुए, और अंत में 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान फिर से सत्ता में आ गया। एक तरह से जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच गए। ये भी एक अजीब विडंबना है। हाँ, ये अफगान युद्ध का एक दुखद पहलू है। अफगानिस्तान के बाद बुश प्रशासन का ध्यान इराक की तरफ गया, जहां सद्दाम हुसैन का राज था। इसका 9/11 से क्या कनेक्शन बताया गया, ये बात थोड़ी उलझी हुई लगती है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया। हाँ, ये काफी विवादास्पद रहा, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है। 9/11 हमलों में सद्दाम हुसैन की कोई सीधी भूमिका का सबूत नहीं था, लेकिन बुश प्रशासन में कुछ लोग, जिन्हें नियो कंजर्वेटिव कहा जाता है, मतलब वो विचारक जो अमेरिकी ताकत के खुलकर इस्तेमाल के हिमायती थे, वो सद्दाम हुसैन को हटाना चाहते थे। उन्होंने दावा किया कि सद्दाम के पास व्यापक जनसंहार के हथियार, मतलब WMDs हैं, और वो इन्हें अल-कायदा जैसे आतंकियों को दे सकता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों को ऐसे कोई हथियार नहीं मिले थे, है ना? सही कहा। इसके बावजूद मार्च 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के इराक पर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन की सरकार जल्दी ही गिर गई। वो बाद में पकड़ा गया और दिसंबर 2006 में उसे इराकी अदालत द्वारा फांसी दे दी गई। लेकिन WDS का क्या हुआ? जैसा स्रोत जिक्र करता है, युद्ध के बाद इराक में कहीं भी WMDs नहीं मिले। इससे ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या ये युद्ध गलत खुफिया जानकारी पर आधारित था, या इसके पीछे तेल और मध्य पूर्व में अपना दबदबा बढ़ाने जैसे दूसरे मकसद थे। ये बहस आज भी जारी है। इस युद्ध ने इराक और पूरे क्षेत्र में भारी अस्थिरता पैदा की, जिससे बाद में आईसिस जैसे और भी खतरनाक संगठन उभरे। तो वॉर ऑन टेरर के नतीजे काफी जटिल रहे। बहुत ज्यादा जटिल। अमेरिका ने सिर्फ बाहरी कार्रवाई नहीं की, देश के अंदर भी बड़े बदलाव हुए सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल। पैट्रियट एक्ट जैसा कानून आया, जिसने सरकारी एजेंसियों को निगरानी और जांच के बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए। इस पर नागरिक अधिकारों के हनन के आरोप भी लगे। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाया गया। एयरपोर्ट पर सुरक्षा इतनी सख्त हो गई जितनी पहले कभी नहीं थी। हाँ, आज भी हम वो देखते हैं एयरपोर्ट्स पर। जी, दुनिया भर के देशों ने भी आतंकवाद के खिलाफ कानून सख्त किए और खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग बढ़ाया। लेकिन इस आतंक के खिलाफ युद्ध की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी, मानवीय और आर्थिक दोनों। हाँ, अफगानिस्तान और इराक युद्धों में लाखों आम लोग मारे गए या बेघर हुए। हजारों अमेरिकी और सहयोगी सैनिक मारे गए या घायल हुए। खरबों डॉलर खर्च हुए। और विडंबना ये है कि आतंकवाद खत्म होने के बजाय शायद और फैल गया और आईसिस जैसे नए रूप ले लिए। स्रोत इस मानवीय और आर्थिक कीमत पर भी जोर देता है। जैसे जैसे वक्त बीता, 9/11 की सरकारी कहानी पर कुछ सवाल भी उठने लगे। कई तरह के साजिश के सिद्धांत या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आए। स्रोत इसका जिक्र कैसे करता है? क्या है ये सिद्धांत? स्रोत बताता है कि कुछ अहम सवाल उठाए गए, जैसे क्या सिर्फ आग लगने से स्टील के टावर इतनी तेजी से और सीधे नीचे गिर सकते थे? कुछ लोगों ने कंट्रोल डिमोलिशन, मतलब पहले से विस्फोटक लगाने का शक जाहिर किया, खासकर WTC-7 के गिरने पर, जो कि तीसरा टावर था जो शाम को गिरा और जिस पर सीधे विमान नहीं टकराया था। अच्छा, WTC-7 पर भी सवाल थे? हाँ, पेंटागन पर हमले के बारे में सवाल उठे कि क्या वाकई उतना बड़ा विमान टकराया था, क्योंकि शुरुआती तस्वीरों में मलबा कम दिख रहा था, या विमान का मलबा उस तरह का नहीं था। और फ्लाइट 93 के बारे में भी शक जताया गया कि कहीं उसे अमेरिकी सेना ने ही तो नहीं मार गिराया था, ताकि वो वॉशिंगटन न पहुंच सके। इन सवालों पर किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी। हालांकि सरकारी 9/11 कमीशन रिपोर्ट
इन सभी सिद्धांतों को खारिज करती है। हाँ, सरकारी रिपोर्ट कहती है कि टावर आग से स्टील कमजोर पड़ने के कारण पैनकेक की तरह गिरे। पेंटागन पर विमान ही टकराया था और मलबा इमारत के अंदर ज्यादा था। और फ्लाइट 93 यात्रियों के प्रतिरोध के कारण क्रैश हुई। ज्यादातर इंजीनियर और विशेषज्ञ भी सरकारी रिपोर्ट के नतीजों से सहमत हैं। तो आधिकारिक स्पष्टीकरण यही है। जी, फिर भी ये सिद्धांत दिखाते हैं कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद लोगों के मन में शक और सवाल बने रहते हैं, खासकर जब घटना के कुछ पहलू पूरी तरह स्पष्ट न लगे। स्रोत इन सवालों को दर्ज करता है बिना उनका पक्ष लिए। 9/11 ने दुनिया की राजनीति और ताकत के संतुलन को कैसे बदला? वैश्विक व्यवस्था पर क्या असर हुआ? अमेरिका ग्लोबल पुलिस की भूमिका में आ गया, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध का नेतृत्व करते हुए। मध्य पूर्व और अस्थिर हो गया, युद्ध और आतंकवाद का केंद्र बना रहा, जिसके नतीजे आज भी हम देख रहे हैं। यूरोप और एशिया के देशों को भी आतंकवाद के खतरे का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी सुरक्षा नीतियां बदलीं। नाटो जैसे गठबंधनों की भूमिका बदली। स्रोत बताता है कि इसका असर वैश्विक व्यवस्था पर बहुत गहरा और स्थायी रहा। और आम लोगों की जिंदगी पर, स्वतंत्रता और जीवन शैली पर? हवाई सफर हमेशा के लिए बदल गया। सख्त सुरक्षा जांच आम हो गई। सार्वजनिक जगहों पर निगरानी बढ़ी। पश्चिमी देशों में और कई जगह मुसलमानों और अरब मूल के लोगों के प्रति शक और भेदभाव बढ़ा, जिसे इस्लामोफोबिया कहा गया। नागरिक स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस तेज हो गई। स्रोत इन सामाजिक बदलावों को भी रेखांकित करता है। राजनीति और युद्ध से परे, जैसा आपने कहा, ये मूल रूप से एक मानवीय त्रासदी थी। हजारों जानें गईं, हजारों परिवार उजड़ गए। बिल्कुल, ये सबसे अहम बात है। हजारों बच्चों ने अपने माँ बाप खोए, लोगों ने अपने जीवन साथी खोए। जो बच गए उनमें से कई आज भी शारीरिक और मानसिक जख्मों से जूझ रहे हैं, जैसे PTSD, सांस की बीमारियां वगैरह, खासकर जो ग्राउंड जीरो पर थे। ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले कई बचावकर्मी बाद में धूल और धुएं के कारण गंभीर बीमारियों का शिकार हुए। ये पूरी इंसानियत का जख्म था। हमलों के मुख्य साजिशकर्ता ओसामा बिन लादेन का क्या हुआ? उसे पकड़ने में तो सालों लग गए। हाँ, वो लगभग 10 साल तक पकड़ से बाहर रहा। आखिरकार 2 मई 2011 को अमेरिकी नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में एक गुप्त ऑपरेशन में उसे मार गिराया। उसकी मौत एक बड़ी खबर थी। अमेरिका में जश्न भी मना, लेकिन क्या इससे आतंकवाद खत्म हो गया? शायद नहीं। हाँ, ये एक बड़ी प्रतीकात्मक जीत थी, लेकिन आतंकवाद का खतरा बना रहा और नए रूप लेता रहा। आज न्यूयॉर्क में जहां ट्विन टावर्स थे, उस जगह का क्या स्वरूप है? 9/11 की याद को कैसे संजोया गया है? आज उस जगह को ग्राउंड जीरो कहा जाता है। वहां एक बहुत ही भावुक और शक्तिशाली नेशनल सितंबर 11 मेमोरियल और म्यूजियम बनाया गया है। जहां टावर खड़े थे, वहां 2 बड़े रिफ्लेक्टिंग पूल्स हैं। उनके किनारों पर सभी पीड़ितों के नाम कांसे में उकेरे गए हैं। ये एक बहुत ही शांत और गंभीर जगह है। म्यूजियम भी है वहां? हाँ, जमीन के नीचे एक म्यूजियम है जिसमें उस दिन की कलाकृतियां, मलबे के हिस्से, फायर ट्रक, व्यक्तिगत कहानियां और हमले की पूरी कहानी बताई गई है। वहीं पर एक नया और भी ऊंचा टावर, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अब उस स्काईलाइन का हिस्सा है, जो शायद अमेरिका के लचीलेपन और फिर से खड़े होने का प्रतीक है। हर साल वहां कार्यक्रम होते होंगे? जी, हर साल 11 सितंबर को वहां और पूरे अमेरिका में पीड़ितों को याद किया जाता है, उनके नाम पढ़े जाते हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। लेकिन यादों से परे 9/11 की विरासत आज भी जिंदा है, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे दुनिया की राजनीति में। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? स्रोत के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? 9/11 ने दिखाया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी कितनी भेद्य हो सकती है, कितनी वल्नरेबल। इसने सुरक्षा और आज़ादी के बीच के मुश्किल संतुलन पर बड़े सवाल खड़े किए। और स्रोत से एक बड़ा सबक ये निकलता है कि नफरत, कट्टरता और हिंसा की आग जब भड़कती है तो वो सिर्फ कथित दुश्मनों को ही नहीं जलाती, बल्कि वो पूरी इंसानियत को अपनी चपेट में ले लेती है। इसके जख्म शायद कभी पूरी तरह नहीं भरते। ये दिखाती है कि हिंसा का रास्ता सिर्फ और ज्यादा तबाही लाता है, उसका कोई सकारात्मक अंत नहीं होता। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया आज भी आतंकवाद, कट्टरपंथ और उनसे पैदा हुई अस्थिरता से कहीं ना कहीं जूझ रही है। अंत में श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं। 2 दशक से ज्यादा गुजर जाने के बाद क्या दुनिया ने 9/11 के इतिहास से वाकई कोई सबक सीखा है?
क्या हम नफरत और हिंसा के इस चक्र को तोड़कर एक ज्यादा सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने की तरफ बढ़ पाए हैं? ये सवाल आज भी उतना ही अहम है ना? बिल्कुल, ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए।